Okay, students, let's come to the fifth chapter of class 11 ISC Economics. आज अपने दो चैप्टर का जो समावेश है वो इस चैप्टर में देखेंगे। हमने इसके पहले दो चैप्टर किया है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, जहां हमने जाना ये कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया। एक और चैप्टर में हमने जाना था बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, WHF, if you remember। WHF का फुल फॉर्म कोई बोल पाएगा? WHF का फुल फॉर्म क्या था, याद है? What to produce, how to produce, for whom to produce. Very nice, very nice। WHF क्या था? What to produce and in which quantity। और H का मतलब था how to produce, और F का मतलब था for whom to produce। चलो, वेरी गुड, ये WHF। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स और WHF, इकोनॉमिक सिस्टम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मिला के आज अपने देखेंगे कि कैसे कैसे ये तीनों इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करता है, आओ उस चीज को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना रिवीजन भी हो जाएगा इकोनॉमिक सिस्टम्स को लेके। ऑलराइट, तो अपना अब और नेक्स्ट 2 क्लासेस में, जी हाँ 3 क्लास लगेगा ये खत्म होने में, इन 3 क्लासेस में अपने चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या है बच्चों? सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जहां बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है अपना WHF। ठीक है, चलो ओके। क्या है ना कि तीनों इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है, तीनों में ही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो आएगा ही। अपने को पता है ये चीज कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, ये सब इस WHF जो प्रॉब्लम्स है इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर अपने WHF को सॉल्व करने में सक्षम हो गए तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का रास्ता निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है वो बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पर उनका सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। क्या क्या तरीका है देखो। बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होता है देखो, WHF कैसे सॉल्व होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ना, वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। थोड़ा बहुत जाने थे इसके बारे में अपने, जब हमने कैपिटलिज्म पढ़ा, हमने देखा था कि एडम स्मिथ साहब ने, सॉरी, बाबा एडम स्मिथ साहब ने प्राइस मैकेनिज्म को इनविजिबल हैंड कहा। ठीक है, कि पता नहीं प्राइसेस कैसे अपने आप ना बढ़ते हैं घटते हैं, राइट। चलो, सोशलिज्म में क्या है ना, यहाँ टोटल गवर्नमेंट का चलता है, यहाँ प्राइस मैकेनिज्म है ही नहीं एकदम। यहाँ एक सॉरी सेंट्रल प्लानिंग होता है, सेंट्रल प्लानिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स कर दिया, जो भी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट फिक्स कर दिया, सबको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो सोशलिज्म में क्या है? स्टेट मशीनरी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। तो यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग होता है जो कि कौन करता है? स्टेट, मतलब गवर्नमेंट करता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? यहां से स्टेट को उठा लो, यहां से प्राइस मैकेनिज्म को उठा लो, मिक्स्ड कर लो। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? प्राइस मैकेनिज्म विथ एक्टिव रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। एग्जांपल इंडिया। इंडिया में सारे फर्म्स को छूट दिया हुआ है, भैया तुमको जैसे काम करना है करो, पर लूट पाट अगर तुम मचा दोगे ना पब्लिक के साथ, तो फिर हम गवर्नमेंट जो है तुम्हारी खबर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्राइस मैकेनिज्म विथ रेगुलेशन, विथ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, इन सब के WHF प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करें। WHF प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, आज
आज अपने कैपिटलिज्म को लेके आगे बढ़ते हैं। आज अपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात जानेंगे प्राइस मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, आ जाओ चलो। ओके, तो फर्स्ट अप इज गाइस solutions to the basic problems under capitalism। कि कैपिटलिज्म में ये ससुरा प्राइस मैकेनिज्म जो है ये कैसे हेल्प करता है WHF वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है दीज आर सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? सिंपली बोला जाए तो प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां प्राइसेस जो है वो हेल्प करता है, चाहे कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, उसको हेल्प करता है अपने चीजों को डिसाइड करने। समझ में आया? प्राइस मैकेनिज्म क्या है? ये वो मैकेनिज्म है जहां प्राइसेस हैज द अपर हैंड। जो भी काम होता है यहाँ पे वो प्राइस को मद्देनजर रख के होता है। प्रोड्यूसर भी काम करेगा प्राइसेस को देख के। अरे आप लोग 10 में तो पढ़े ही हो, अगर ICSE से थे 10 में, तो 10 में तो डिमांड एंड सप्लाई पढ़े ही हो। आज अगर प्रोड्यूसर सप्लाई तभी बढ़ाएगा जब प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ता है इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर को मन करता है ज्यादा सप्लाई करने का, तो यहाँ पे प्राइस प्रोड्यूसर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, वैसे कंज्यूमर जो है वो भी प्राइस को देखता है। आप लोग डिमांड चैप्टर भी पढ़े हो क्लास 10 में। डिमांड चैप्टर के हिसाब से क्या था? अगर प्राइस बढ़ता है तो हम डिमांड कम करते हैं फिर। तो यहां भी क्या है? प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजंस ऑफ द कंज्यूमर्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज जो है वो प्राइसेस को देखे। आ जाओ चलो। प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द मैकेनिज्म in which prices play the main role। ऐ शाबाश, prices play the main role in influencing the activities या फिर बोल सकते हो decisions, influencing the activities or decisions of the producers, consumers and suppliers, resource suppliers। अगर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स भी लिख दोगे तो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, रिसोर्स सप्लायर्स बेसिकली कौन हो गए? जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसर्स को देता है ताकि कंज्यूमर्स बाद में उसको एंजॉय कर पाए। ठीक है, आ जाओ। तो क्या है यहाँ पे? ढंग से वापस से फॉलो करना। प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द मैकेनिज्म इन विच प्राइसेस प्ले द मेन रोल। In what? In influencing the decisions, of producers and consumers। मेरे साथ दोहराओ इस चीज को, यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों। What is price mechanism? पकड़ लो, एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा 3 या 4 मार्क्स का, उसमें से एक सब पार्ट रहेगा कि what is price mechanism question mark, state 2 functions of price mechanism, जो अपने आगे देखेंगे। तो ऐसे करके सब पार्ट में भी आता है। मैं वापस से बोल रहा हूं, प्राइस मैकेनिज्म क्या है? प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू अ मैकेनिज्म इन विच प्राइसेस प्ले द मेन, द पाइवटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। किस चीज के लिए भाई साहब? इन इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। हर्ष, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? Price mechanism is the mechanism in which prices play a main role ठीक है, in influencing the decisions of consumers and producers। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे लल्ला। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म क्या करता है? Any interaction which brings changes in equilibrium price is called price mechanism। Is this definition all right? अच्छा जूही, तुम ये पूछ गई हो। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है बाबू, पर ट्राई करना, तुम जो डेफिनेशन बोल रही हो ना ये बहुत छोटा डेफिनेशन। इतना छोटा ट्राई करना नहीं लिखने का। ISC थोड़ा बड़ा बड़ा चीज चाहता है। ठीक है, या तो तुम बाबू ऐसे कर सकती हो कि जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख देना, इसके साथ साथ लास्ट में लिख देना कि बेसिकली whatever interaction which brings changes in the equilibrium price is called price mechanism। ठीक है,
चलो ओके, हाँ। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या है बच्चों? इट गाइड्स एंड कोऑर्डिनेट्स द डिसीजंस। ये गाइड करता है, रास्ता दिखाता है ये, और कोऑर्डिनेट करता है द डिसीजंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्राइसेस एंड मार्केट्स। प्राइस मैकेनिज्म ढंग से फॉलो करना, प्राइस मैकेनिज्म अपना रोल को प्ले करता है यूजिंग टू थिंग्स, प्राइसेस एंड मार्केट। अगर मार्केट ही नहीं होगा भाई साहब तो प्राइसेस का क्या अचार डालोगे? मार्केट क्या है? मार्केट एक जरिया है, एक सिस्टम है, मार्केट एक सेटअप है जिसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग होता है। ठीक है, तो पकड़ लो, अगर कोई चीज का प्राइस है 10,000 रुपया और अगर मार्केट ही नहीं है, फ्लिपकार्ट, अमेजन या ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स, ये मोती खाना, ये सब कुछ है ही नहीं, अगर मार्केट ही नहीं है पकड़ लो, तो 10,000 रुपया भी है कोई चीज का दाम, कैसे खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, कोई जरिया ही नहीं खरीदने का इसको। ठीक है, तो प्राइस मैकेनिज्म की जो दो मेन एलिमेंट्स है बच्चों, दो मेन एलिमेंट्स क्या है? प्राइसेस एंड मार्केट्स। ठीक है, चलो आ जाओ अब थोड़ा सा पढ़ते हैं अपने प्राइसेस और मार्केट्स के बारे में। टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म क्या है? ऑफ कोर्स प्राइसेस एंड मार्केट। ठीक है, प्राइस सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज है। कोई भी कैपिटलिस्ट कंट्री होता है, या कैपिटलिस्ट कंट्री छोड़ो, सोशलिस्ट कंट्री, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री, कोई भी कंट्री होता है, प्राइसेस आर ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। क्यों? बिकॉज each and every goods, services, factor services, goods, services, factor services, ये तीनों चीज में हमेशा प्राइस टैग लगा, हमेशा। हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था ये चीज बच्चों, कि इसको बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है बच्चों? ये वो गुड्स होता है जिसका स्कैर्सिटी होता है दुनिया में, जिसका स्कैर्सिटी होता है दुनिया में, जिस कारण स्कैर्सिटी होता है दुनिया में, जिस कारण प्रोड्यूसर इसको सप्लाई करते हैं एट अ प्राइस। आज एयर का तो स्कैर्सिटी नहीं है, तो उसका प्राइस भी नहीं है, कुछ अनलिमिटेड सबके पास फ्री में अवेलेबल है ये। पर क्योंकि गोल्ड का स्कैर्सिटी है, राइस, व्हीट का स्कैर्सिटी है, तो ये सबको प्राइस के साथ दिया जाता है। ठीक है तो हर एक चीज हो, छोटा से छोटा इक्लेस पकड़ लो, पार्ले जी पकड़ लो, छोटा सा 25 पैसे 50 पैसे में जो आता है लॉजेंस, सबके साथ प्राइस लगा हुआ होता है। ठीक है, क्या है? प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स थ्रू प्राइसेस इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। फ्री एंटरप्राइज मतलब क्या है? यहाँ पे सारे एंटरप्राइजेस, सारे फर्म्स जो है वो फ्रीली काम करते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बोले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम है फ्री एंटरप्राइज। ठीक है, ओके। सो प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स थ्रू प्राइसेस इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है दे कैरी प्राइस टैग्स विद देम। ये सबको बनाने के लिए कुछ खर्चा लगा होता है ना। आज लेबर को प्रोड्यूसर पगार देगा, जहां पे फैक्ट्री उसका खड़ा हुआ है रेंट देगा। समझ में आ रहा है सब चीज? जिससे वो लोन लिया है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको इंटरेस्ट भी देगा। तो बहुत सारे कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं जिस कारण प्राइस टैग लगा होता है। ठीक है, कंज्यूमर्स को अगर कुछ भी खरीदना है, दे हैव टू पे द प्राइस। प्रोड्यूसर्स तभी बेचेंगे, सामान तभी बेचेंगे जब उनको उसका सही प्राइसेस मिले, है ना। कंज्यूमर्स खरीदेगा कुछ भी प्राइस देकर, और प्रोड्यूसर बेचेगा कुछ भी अगर उसको उसका सही दाम मिले। ठीक है, वही सेम प्रोड्यूसर्स खरीदता है, सिर्फ बेचता ही नहीं है। प्रोड्यूसर्स खरीदता है लेबर सर्विसेज, प्रोड्यूसर्स खरीदता है लेबर सर्विसेज। देखे थे ना आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? देखे थे ना आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो उसमें हमने क्या देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपना LLC देते हैं, तो उसके बदले उसको RWI देता है।
कौन देता है? RWIP, प्रोड्यूसर देता है, फर्म देता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर अगर लेबर सर्विस खरीदता है, दैट इज LLCE खरीदता है, तो उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट मतलब क्या हो गया? पेमेंट मतलब हो गया RWIP देना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अगर यूज करता है तो इसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देना पड़ता है, ठीक है। तो प्राइसेस इज द मेन थिंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। अब देखते हैं अपने कि प्राइसेस में उतार चढ़ाव कैसे आता है बच्चों। ये भी मैं शायद बता चुका हूं आप लोगों को। प्राइसेस में उतार चढ़ाव आता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसेस, आज पकड़ लो, एक मैगी का दाम 12 रुपया है। 12 रुपया में क्यों अटक गया? बिकॉज हम लोग 12 रुपए में ही उतना ग्राम मैगी खरीदना प्रेफर करते हैं। कितना? 70-80 ग्राम आता होगा वो छोटे से पैकेट में। पकड़ लो 20 ग्राम अगर मैगी आएगा, 12 रुपए में 20 ग्राम मैगी, एकदम मतलब 3 बाइट में खत्म। तो अपने क्या 12 रुपया शेल आउट करेंगे वो पैकेट खरीदने के लिए? नहीं। तो अपने जब अपने कंज्यूमर्स है, अपने डिमांड ही जनरेट नहीं करेंगे कि अरे हट, 12 रुपए में सिर्फ 20 ग्राम मैगी दे रहे हैं लोग, इतना कम। तो अपने 12 रुपए में जब इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो उसका दाम कम कर देगा, 10 रुपया कर देगा। अब 10 रुपए में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे अपने, तो वो पकड़ लो 8 रुपए कर देगा। 8 रुपए में भी नहीं दिखा रहे तो भैया मार मुर के वो 5 रुपए कर देगा। 5 रुपए में अपने इंटरेस्ट दिखाएंगे, 5 रुपए में अपने खरीदेंगे। तो वो जो 5 रुपया जो बन गया है ना, जहां पे सप्लायर भी खुश, एज ए प्रोड्यूसर भी खुश और कंज्यूमर भी खुश। प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, दोनों के बीच में समझौता हो गया, पीस ट्रीटी हो गया, वॉर खत्म सब। तो इस प्राइस को बोलते हैं अपने इक्विलिब्रियम प्राइस। यहीं पे आके सब कुछ सेटल हो जाता है, ठीक है। आज क्या होता है, जैसे हमारे एरिया में धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हमारे यहाँ जो ऑटो रिक्शा वाले हैं या जो नॉर्मल रिक्शा वाले हैं, पकड़ लो कोई यहाँ से कहीं तक का पकड़ लो 20 रुपया है, अगर समझना इस चीज को, 20 रुपया है अगर, तो पूजा के समय रिक्शा वाले क्या करते हैं? 20 का 30 रुपया करते हैं। 20 का 30 रुपया करते, तो बोलते पूजा है, ये पूरा एक महीना पूजा से दिवाली तक पूरा एक महीना 20 का 30 रुपया रहेगा। अब हम लोग भी देखते, ठीक है यार, पूजा के समय तू भी एक्स्ट्रा ले ले, चल कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी क्या है पूरा एक महीना जो है 30 रुपया, 30 रुपया देते हैं। जहां 20 का बात था वहां 30 रुपया देते हैं। तो अब क्या है, जैसे पूजा वूजा सब खत्म, एक महीना खत्म, उसके बाद रिक्शा वाले लोग भी पता नहीं इको पड़ा हुआ होता है या पता नहीं क्या, उन लोग देखता है कि लोग 30 रुपया देने में कंफर्टेबल है, कोई चिंता नहीं होती, 30 रुपया देने में कंफर्टेबल है। तो उन लोग बेटा क्या करता है, 30 से वापस 20 नहीं करता है, उन लोग 30 से पकड़ लो 25-26 रुपया कर देता है। समझ में आया? उन्होंने देखा कि चलो 30 रुपए में तो लोग कंफर्टेबल है ही, 30 रुपए में लोग रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला का डिमांड कर रहे हैं, चलो ठीक है, बढ़िया है, अपना बिजनेस चलेगा अच्छे से। अपने 20 रुपए में रिटर्न नहीं आएंगे, अपने 30 का 25 कर देंगे। ऐसा करता रिक्शा वाला लोग, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो भी प्राइसेस है बच्चों, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। नया नया स्नीकर्स आता, नया नया शूज आता है 10,000 रुपया का, 9,000 रुपया का, पकड़ लो 2-3 महीना ज्यादा कोई खरीदा नहीं उसको, तो सीधे फेसबुक में ऐड देखते अपने 9,000 कट के 4,999 ऐसे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये? बिकॉज यहाँ पे ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए खरीद रहे, तो इतना में दिखाएंगे शायद, तो 50% ऑफ, 40% ऑफ इन लोग ऐसा कर देता है। इट्स ऑलवेज अबाउट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बायर्स डिमांड क्रिएट करते हैं, सेलर्स सप्लाई क्रिएट करता है। सिमिलरली क्या होता है कि बायर्स में कंपटीशन होता है, बायर्स में कंपटीशन होता है। 5 बायर है अगर, देखो मैं बताता हूं,
बायर्स में कंपटीशन होता है सामान खरीदने के लिए। पकड़ लो 1 केजी अनियन पकड़ लो 50 रुपए का है। अब बायर्स में कंपटीशन कैसे होगा देखना। पकड़ लो ये बायर 1 है, बायर 2, बायर 3, बायर 4, बायर 5, 5 बायर्स हैं हमारे पास। 1 किलो अनियन है 50 रुपए का। पकड़ लो इस साल अनियंस मतलब देयर वाज अ क्रॉप फेलियर, तो अनियंस का हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, सप्लाई का बड़ा शॉर्टेज है, 1 किलो अनियन बचा। पकड़ लो 5 बायर है और 1 किलो अनियन है। तो अब सप्लायर क्या करेगा, वो देख रहा है कि कंपटीशन है बायर्स में सामान खरीदने को, तभी तो 5 बायर्स खड़े हैं। तो वो क्या करेगा, 60 रुपए कर देगा। 2 बायर कम हो गए, फिर वो 70 रुपया कर देगा, बिकॉज अभी भी 3 बायर है ना, 1 किलो है इसके पास, 70 रुपया कर देगा। अब 2 बायर और कम हो गए, फिर वो क्या करेगा, पकड़ लो 80 रुपया कर लेगा, जहां बायर 4 रेडी है खरीदने को। तो बायर 4 अब खरीद रहा है 80 रुपए में। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस अब कितना हो गया बच्चों, 80 रुपए हो गया। ठीक है, तो जहां चीज बिक सकता था 50 रुपए में, वहां वो चीज बिक रहा है अब 80 रुपए। क्यों? जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स टू बाय। अगर बेटा बायर होता ही नहीं ना, यहाँ पे एक बायर तक भी नहीं होता, तो इसको क्या करना पड़ता, फिर 40 रुपया करना पड़ता, ताकि कोई नए बायर्स आए। फिर भी नहीं आते अगर, तो 30 रुपया करना पड़ता है इसको। सोचो, समझ में आ रहा है ये चीज? आ जाओ। वैसी स्टूडेंट्स, देयर इज अ कंपटीशन अमंग द सेलर्स टू सेल। ठीक है, तो इसी इंटरैक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव या मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होता है। जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखाया, 80 रुपया पे आके रुक गया। ठीक है, तो इसी कंपटीशन के कारण हमेशा ये एंश्योर हो जाता है कि प्राइस जो है वो सेटल डाउन होगा। जैसे इस पॉइंट में यहाँ पे सेटल डाउन हो गया प्राइस 80 रुपए में। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, चलो। तो बच्चों इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है, इट रेफर्स टू द प्राइस, ये वो प्राइस है जहां क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, जहां क्या, पकड़ लो 50 यूनिट प्रोड्यूसर ने बनाया, तो हाँ 50 यूनिट उसका बिक भी गया। 50 यूनिट का डिमांड भी जनरेट हो गया, समझौता हो गया बिटवीन दीज टू गाइस, बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ठीक है, और ये तो पता ही अपने को, प्राइस इज अ वेरी सेंसिटिव इंडेक्स। अरे कोरोना वायरस जब मार्च में इंडिया में अनाउंस हुआ था ये सब चीज का, कि कोरोना बहुत जोर शोर से फैल रहा है, तो विद इन अ मैटर ऑफ डेज, 1-2 दिन के अंदर ही यार, मेडिसिन शॉप में लोग मास्क नहीं खरीदते थे, लोग का लाइन लग गया मास्क खरीदने के लिए। सोचो, जो 15-10 रुपए का, पकड़ो 10 रुपए का मास्क जो है वो 100-150 रुपए में बिक रहा था, शॉर्टेज था मास्क का। जस्ट इमेजिन, विद इन अ मैटर ऑफ डेज, विद इन अ मैटर ऑफ डेज क्या हो गया, 10 रुपए का मास्क जो है उसका 150 रुपया हो गया। सप्लाई था नहीं मार्केट में मास्क का, बच्चा कुछ थोड़ा बहुत ही मास्क था, बिकॉज किसको पता था कोरोना यहाँ पे इतना जोर शोर से आए, तो प्राइसेस बढ़ गया था तुरंत। प्राइस इज अ वेरी सेंसिटिव इंडेक्स। प्राइस गंदा वाला रिस्पॉन्ड करता है टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आ जाओ। तो हमने प्राइस मैकेनिज्म का प्राइस वाला पार्ट तो देख लिया, अब आते हैं मार्केट वाले पार्ट। बच्चों ये पूरा कॉपी पेस्ट है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ाया था पोस्ट चैप्टर का, वहां भी मार्केट का टॉपिक पढ़े थे, अपने आप को याद होगा तो उसी चीज का बात यहाँ पे। ठीक है, मार्केट, जो भी डिमांड एंड सप्लाई है ना, जो भी बाइंग एंड सेलिंग है, वो काम होता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ मार्केट। मार्केट के अंदर में होता है, ये सब जो भी होता है। ठीक है, a market helps in buying and selling of these 3 things, goods बोलो, services बोलो, factor services बोलो, इन सब का बाइंग एंड सेलिंग मार्केट से।
ये सेम डेफिनेशन अपने देख चुके हैं बच्चों, किसमें, वही पुराने वाले चैप्टर में, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट है। आ जाओ, देखो याद आता है सबको क्या? मार्केट मीन्स अ सिस्टम इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे बायर भी होगा, सेलर भी होगा, कमोडिटी भी होगा, ठीक है, are able to interact and communicate with each other, and they are able to strike a deal. They are able to strike a deal. डील किस चीज में बायर और सेलर स्ट्राइक करेगा कि किस प्राइस में सामान खरीदना है और कितना क्वांटिटी खरीदना है। आज सेलर हो गया, पकड़ लो, जो एप्पल्स बेच रहा है, बायर पकड़ लो, मैं हूं, तो हम दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा? प्यार मोहब्बत तो नहीं होगा ना हम लोग के बीच में। हम लोग के बीच में क्या होगा कि हम लोग हैगलिंग करेंगे, वो प्राइस बढ़ाते जाएगा, मैं प्राइस घटाते जाऊंगा, ठीक है। फाइनली बार्गेनिंग कर करके अपने प्राइस में सेट हो गए कि ठीक है, इतना में एप्पल्स तू मुझे देगा तो मैं खरीद लूंगा, और इतना खरीद लूंगा मैं। 80 रुपए में अगर तू 1 किलो मुझे एप्पल दे रहा है तो मैं 3 किलो खरीद लूंगा। तो 80 रुपए का बात हो रहा है, प्राइस का बात हो रहा है, 3 किलो का बात हो रहा है, क्वांटिटी का बात हो रहा है। तो हमेशा अपने डील को स्ट्राइक करते हैं दो चीजों के लिए, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। Amazon से, फ्लिपकार्ट से एक टीवी खरीदना है पकड़ लो, तो बात हो रहा है एक क्वांटिटी का और टीवी का जो प्राइस है उसका, ठीक है। एंड इट इज नॉट नेसेसरीली अ फिक्स्ड प्लेस, नो। ये बहुत ही ट्रेडिशनल व्यू है कि मार्केट अपना सब्जी मंडी हो गया, सुपरमार्केट हो गया अपना, ये सब बहुत ही ट्रेडिशनल व्यू है मार्केट। मार्केट का डेफिनेशन अब इवॉल्व हो चुका है, बढ़ चुका है, इसका डेफिनेशन वाइडर हो गया है। अब मार्केट क्या है, नेसेसरीली एक फिक्स्ड प्लेस नहीं है। फ्लिपकार्ट देख लो, अमेज़न देख लो, इट्स एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, है ना। यहाँ पे अपने को पता भी नहीं है कि कौन अपने को सामान बेच रहा है, अपने को डिलीवरी पर्सन आके दे देता, बस खत्म। आपके नीचे जो दुकानदार है, आप वहां से कुछ खरीदने जाते हो तो पता होता है कौन बेच रहा है आपको सामान, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, बस अपने इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड स्ट्राइक अ डील कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वी कैन फिजिकली सी ईच अदर, नो, ठीक है। या तो ऑनलाइन कम्युनिकेट करो, आप ईमेल के थ्रू करो, फोन में कॉन्वर्सेट कर लो, ये सब चीज। सेम डेफिनेशन था पहले भी, अब आई होप रिवीजन हो गया सबका। मार्केट क्या है, इट सिंपली मीन्स अ सिस्टम, जहां पे मार्केट क्या है, ये मार्केट है, मार्केट में बायर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स, और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बीच में क्या है, एक कमोडिटी है, कमोडिटी है जो सेलर जो है बायर को दे देता है। दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, एंड दे शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ डील। हाँ, खरीदेंगे अपने, स्ट्राइक अ डील अबाउट व्हाट, अबाउट द प्राइसेस एंड क्वांटिटी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। दो टाइप का मार्केट होता है बच्चों। अगर गुड्स सर्विसेज का बात करोगे, गुड्स सर्विसेज के लेन देन का बात करोगे, तो प्रोडक्ट मार्केट हो गया, जहां गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। पकड़ लो, अमेज़न हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब। फैक्टर मार्केट क्या है बच्चों, जहां पे फैक्टर सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। सच एज लेबर मार्केट पकड़ लो, कैपिटल मार्केट पकड़ लो, ये सब होता है। लेबर मार्केट क्या हो गया, पकड़ लो, naukri.com हो गया। अगर लैंड का बात करें, फ्लैट्स का बात करें, तो magicbricks.com हो गया, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या हो गया, पैसे का लेन देन, लोन, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सब घुस जाता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने आते हैं टू सम अप में, ढंग से फॉलो कर लो, ये ऊपर वाले चीजें तो फटाफट पढ़ लेते हैं अपने। टू सम अप, price mechanism is the mechanism which coordinates the decisions, it influences the decisions through a system of prices and markets, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना क्या है, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है इसमें। It does not possess a central agency to coordinate and to take various economic decisions. तो नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसी होता है
जो देखभाल करता है कि हाँ कुछ खराब नहीं हो जाए सिस्टम। पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी देखभाल नहीं करता है, प्राइसेस कितना ही शूट अप, ठीक है, बिकॉज यहाँ भरोसा होता है कि नहीं जी प्राइसेस शूट अप नहीं करेगा, बिकॉज प्राइसेस शूट अप करेगा अगर बहुत ज्यादा ही तो लोग खरीदेंगे नहीं, अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो प्राइसेस को फॉल बैक करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइस मैकेनिज्म ससुरा खुद ही कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह काम करता है, खुद ही सब कुछ ठीक कर लेता है। अगर प्राइसेस काफी ज्यादा होते हैं तो लोग उसको हाथ लगाते नहीं, तो प्रोड्यूसर बेटा जितना ही प्राइस बढ़ा ले लोग खरीदेंगे नहीं अगर, तो उसको प्राइस को घटानी पड़ेगा। एक तो 9,000 का 4999 करना होगा उसको, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फंक्शनिंग करता है बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस मैकेनिज्म फंक्शंस विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल बाय एनी कंट्रोलिंग एजेंसी, नो गवर्नमेंट कंट्रोलिंग एजेंसी इज देयर, ठीक है। बच्चों क्लियर था, सब कुछ समझ में आ गया तो यस बोल दो, एक बार लिख दो, बोल दो। अगर सब कुछ क्लियर है यहां तक तो यस लिख दो। ठीक है, ओके, चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने, देखो आज के क्लास में और नेक्स्ट क्लास में कैपिटलिज्म का ही बात, थर्ड क्लास जो होगा उसमें अपने दोनों का बात कर लेंगे, सोशलिज्म का भी मिक्स्ड इकोनॉमी का भी, इतना छोटा सा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, बात करते हैं अब फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। देखते हैं प्राइस मैकेनिज्म क्या रोल अदा करता है कैपिटलिज्म। एक है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू डिटरमिन होता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसके थ्रू डिटरमिन होता है कि कंज्यूमर्स कितना कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस करेगा, सब चीज इसके बदौलत होता है। इट कोऑर्डिनेट्स द डिसीजंस। कैसा डिसीजंस? स्पिरिचुअल डिसीजंस, रोमांटिक डिसीजंस, किस टाइप का डिसीजंस? इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, ओके। हाँ, प्राइस मैकेनिज्म कंज्यूमर्स को भी हेल्प करता है कि कितना खर्चा करना चाहिए हमें, और प्रोड्यूसर्स को भी हेल्प करता है कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। इट हेल्प्स अस इन डिटरमिनिंग द फैक्टर इनकम, ठीक है, कि वेजेस कितना होना चाहिए, लैंड का रेंट कितना होना चाहिए, इसको बोलते हैं अपने फैक्टर इनकम। इस चीज को भी वो डिटरमिन करता है, क्या चीज? प्राइस मैकेनिज्म। It helps in the determination of savings by the consumers as well. Consumers कितना सेव करते हैं वो भी डिपेंड करता है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मैं बताऊंगा, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमी। इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमी। आ जाओ, चलो फटाफट देखते हैं चीजें। ओके, determination of level of economic activities। economic activities क्या हो गया? बेसिकली प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। अब चाहो तो सेविंग यहाँ काट दो, कोई चिंता नहीं है। मेनली क्या ये तीन चीज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोग प्रोड्यूस करते हैं, लोग कंज्यूम करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। All these are economic activities. Prices बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, alright? So price mechanism is the main instrument for determining the level of economic activities. क्या क्या economic activities? Production हो गया, consumption हो गया, investment हो गया, PCI, ठीक है। Okay, next, coordination of economic decisions। हाँ, देखो अपने स्पिरिचुअल डिसीजन, अपने रिलीजियस डिसीजन, सोशल डिसीजन का बात नहीं कर रहे कि कितना पढ़ना है, कितना अपना हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसका बात नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डिसीजन। प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है अपने को इकोनॉमिकली डिसाइड करने में, प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है, कंज्यूमर्स को हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, प्राइस मैकेनिज्म जो है इट कोऑर्डिनेट्स decisions in a free enterprise economy।
all the economic decisions, remember guys, all the economic decisions are coordinated through price mechanism. जैसे कंज्यूमर्स का डिसीजन हो गया या प्रोड्यूसर्स हो गया, सबको प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही काम करना। प्राइस मैकेनिज्म क्या हो गया? प्राइसेस हो गया, ठीक है। प्राइसेस को देख के ही कंज्यूमर सामान खरीदता है, प्रोड्यूसर सामान बेचता है। इट इज वेरी फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समझ नहीं आए तो बोलना। ये 2 पॉइंट्स में मेनली क्या था? प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल को डिटरमिन करने में। प्राइस मैकेनिज्म क्या हेल्प करता है? इकोनॉमिक डिसीजन को कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है। आ जाओ, अब अपने स्पेसिफिकली बात करेंगे कंज्यूमर्स का, फिर अपने बात करेंगे प्रोड्यूसर्स का। कंज्यूमर्स का बात करते हैं, चलो। कंज्यूमर क्या करता है? खर्चा करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। और सबसे पहले वो क्या देखेगा? वो डिमांड कब क्रिएट करेगा? वो डिमांड तब क्रिएट करेगा जब उसके पास नीड हो, जब उसके पास अफोर्डेबिलिटी हो। प्राइस को देखेगा वो, अगर प्राइस को देख के अगर वो देखता कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा इसको, तो डिमांड नहीं करेगा। अगर लगता है मैं अफोर्ड कर लूंगा, तो डिमांड क्रिएट करेगा वो। तो प्राइसेस आर एवरीथिंग। प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है कंज्यूमर को in determining the composition of their consumption expenditure. Remember, composition of consumption expenditure. आज देखो, अब दुनिया में आए हो तो खर्चा पानी सभी करेगा, खर्चा पानी सब करेगा, ठीक है। अब किस टाइप का खर्चा पानी करते हो आप? कॉम्पोजिशन क्या है आपके खर्चा पानी का, वो डिटरमिन करता है प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। पकड़ लो, स्टारबक्स का कॉफी बेटा 300 रुपए का आता है, और घर के पास कहीं से बनवा लो तो 20 रुपए में, 30 रुपए में बन जाएगा कॉफी, ठीक है। तो कहाँ 300, कहाँ 20, 30, 50 रुपए पकड़ लीजिए। डिफरेंस देख रहे हो ना? तो आप दोनों प्राइसेस को देख रहे हो, 300 रुपया भी देख रहे हो, 50 रुपया भी देख रहे हो। अब ये प्राइस है इन दोनों का। अब आपका जो लेवल ऑफ इनकम है, आपका जो लेवल ऑफ इनकम है, वो डिटरमिन करेगा कि आप अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ लगाओगे। आप 300 रुपया खर्चा करना चाहते हो कि 50 रुपया खर्चा कर लो? कॉफी तो पीना ही अपने को, अब 300 वाला पियेंगे या 50 वाला पियेंगे, ये लेवल ऑफ इनकम अपना डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप जिस चीज का डिमांड ज्यादा क्रिएट करोगे, उसका फिर क्या होगा? प्रोड्यूसर्स लोग भी उसको और सप्लाई करेगा, है ना। अभी क्या है, मास्क का इतना डिमांड बढ़ गया, सैनिटाइजर का डिमांड इतना बढ़ गया, तो हर घर में लोग जो है बेचे जा रहे हैं। सबका मैं व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ, सब लोग क्या कर रहे हैं आजकल? सैनिटाइजर बेच रहे हैं, मास्क बेच रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? फॉलो करो। इट इज अ गाइडिंग फोर्स टू द कंज्यूमर्स. It helps consumers in determining the composition of their consumption expenditure. जो उनका लेवल ऑफ इनकम है, वो डिटरमिन करेगा कि वो कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, ये डिटरमिन करेगा उनका लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो प्राइसेस जो है ना, वो डिटरमिन करता है कॉम्पोजिशन ऑफ दीज कंज्यूमर गुड्स। प्राइसेस देख के आप बोलते हो कि ना बाबा ना, स्टारबक्स जीवन में स्टारबक्स एक बार पी लिए अपने, बस काम खत्म। और जयराम जी की अब 50 रुपए में खुश है अपने, अब 300 रुपया खर्चा नहीं होगा छोटे से स्टारबक्स का कॉफी पीने के लिए, नहीं। तो प्राइसेस जो है ना हर चीज का, वो डिटरमिन करता है कि हम लोग का जो खर्चा पानी होगा ना, वो किस टाइप का होगा, ठीक है। आज खाने वाले लोग 5 स्टार में भी खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी खाते हैं। इडली जो है 40 रुपए में भी 2 पीस मिल जाएगा आपको, एक प्लेट, और 150 रुपए में भी आपको एक प्लेट 2 पीस इडली मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है प्राइसेस को देख के अपने कैसे खर्चा करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है कि वो क्या खरीदेगा और किस क्वांटिटी में खरीदेगा, ठीक है। आ जाओ, ओके। नेक्स्ट आता है गाइडिंग फोर्स टू द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर जो है, अब उसका पूरा खुद का डिसीजन है
कि हम लोग कितना प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे हम लोग और कितना प्रोड्यूस करेंगे, सब कुछ वो प्राइसेस को मद्देनजर रख के सोचता है। आज पकड़ लो प्रोड्यूसर का कॉस्ट ही पड़ रहा है 20 रुपया, तो वो प्राइस थोड़ी ना रखेगा सिर्फ 22 रुपया, 2 रुपया प्रॉफिट वो क्या कमाएगा इसमें, वो पकड़ लो प्राइस रख लेगा 35 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट तो इतना उसका लग गया, पकड़ लो प्राइस क्या रख लेगा 35। अब पकड़ लो इस प्राइस में भी लोग अगर सामान नहीं खरीद रहे हैं तो वो प्राइस 30 रुपीज कर देगा, इसमें भी नहीं कर रहे हैं तो पकड़ लो वो प्राइस 27 रुपीज रखेगा। कितना कम करेगा, और ज्यादा कम उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज वो कॉस्ट को कंपेंसेट करने के लिए तो नहीं सामान बना रहा है, उसको प्रॉफिट भी कमाना है। जहां यहाँ 15 रुपए का प्रॉफिट होता, वहां चलो अपना प्रॉफिट मारा वो और 7 रुपए के प्रॉफिट में खुश है। पर इसमें भी अगर लोग सामान उसका नहीं खरीदेंगे, इस प्राइस में भी अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो द प्रोड्यूसर विल शट इट्स शॉप, शॉप अपना बंद कर देगा कि मतलब डिमांड ही नहीं है जनरली इस आइटम का, तो उसको हटाओ, अब बनाना ही नहीं, इस सामान को बनाना ही नहीं है। टाटा नैनो जो है, टाटा नैनो जो है, डिस्पाइट बीइंग द पीपल्स कार, 1 लाख का गाड़ी है ये फेमस क्यों नहीं हो पाया यार? गाड़ी सिर्फ 1 लाख में तो मिल रहा है, तो क्यों फेमस नहीं हो पाया? बिकॉज इसके साथ एक टैग लग गया, इसके साथ एक टैग लग गया गरीबों का कार। जी हाँ, इसके टैग लग गया गरीबों का कार। मतलब अगर है ना किसी के पास नैनो देख लेते थे कोई भी, तो बोलते थे अरे नैनो है इसके पास, इससे बड़ा गाड़ी नहीं हो, नैनो ले लिया है। 1 लाख में आजकल बाइक नहीं मिलता है, ये नैनो लिया है, मतलब इसके पैसा वैसा नहीं है कुछ, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये सब क्या जनरल मेंटालिटी हो जाता है, इसलिए टाटा नैनो का प्रोडक्शन ही बंद हो गया। समझ में आया? आ जाओ, गाइडिंग फोर्स टू द प्रोड्यूसर। Price mechanism helps producers to decide what commodities to be produced and in what quantities. क्या-क्या commodities produce करोगे, किस quantity में produce करोगे। अपने को पता है producers हमेशा निचोड़ेगा, अपने को हमेशा चूसेगा, वो हमेशा profit maximize करेगा, social welfare का तो काम नहीं करता है। और profit maximization जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के प्राइसेस में और फैक्टर प्राइसेस में। फैक्टर प्राइसेस क्या है जो मैं बताया था आपको यहाँ पे, फैक्टर प्राइसेस क्या हो गया, कॉस्ट, इतना तो फर्म के पॉकेट से लग ही रहा है, और प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो डिटरमिन करेगा लेवल ऑफ प्रॉफिट, ये डिटरमिन करेगा लेवल ऑफ प्रॉफिट। अगर 7 रुपया प्रॉफिट में वो खुश है तो वेल एंड गुड, बेचो, कोई चिंता नहीं है। अगर 7 रुपए प्रॉफिट में वो खुश नहीं है तो बस खेला बंद करो, तुम्हारा सही बिजनेस नहीं चल रहा है, दूसरे बिजनेस में घुसो। समझ में आया? तो यही चीज है। चलो ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाओ डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम में। हमने बहुत बात कर लिया अभी गुड्स एंड सर्विसेज का, अब थोड़ा बात करते हैं फैक्टर सर्विसेज का। जी हाँ, फैक्टर सर्विसेज के साथ भी बच्चों प्राइसेस अटैच्ड होता है कि नहीं? आज अपने कुछ सामान, आज प्रोड्यूसर जो है, एक सेकेंड, आज प्रोड्यूसर जो है वो लेबर को अपने यहाँ रखेगा वेजेस देख के कि हाँ इतना वेज में वो खुश है कि नहीं है, उस हिसाब से रखेगा वो, है कि नहीं? तो प्राइस मैकेनिज्म plays a useful role in determining the remunerations paid to different factors of production like RWIP। ठीक है, ये सब जो फैक्टर प्राइसेस है, ये फैक्टर मार्केट में तय होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज पकड़ लो कोई जगह है जहां पे लेबर्स लोग भर्ती पड़े, लेबर्स लोग भर्ती है, पर जॉब का कमी है वहां पे। अगर समझ में आ रहा है, पकड़ लो कलकत्ता, पकड़ते कलकत्ता में पकड़ लो 1000 लेबर लोग, पर सिर्फ 50 जॉब ही खाली है। मेरे को कोई बता सकता है 50 जॉब खाली है, 1000 लेबर्स है, तो
वेजेस कम होगा कि बढ़ेगा? सोचो, वेजेस कम होगा कि बढ़ेगा? वेजेस बढ़ेगा। वेजेस बढ़ेगा। कम हो कम होगा, बिल्कुल सही अनुजा, कम होगा। तो बढ़ेगा कैसे हर्ष? देखो, जॉब 50 ही है बाबू, प्रोड्यूसर को चिंता ही नहीं है, प्रोड्यूसर के सामने एक सी ऑफ लेबरर्स दिख रहे हैं, हर कोई लेबर को जॉब चाहिए, खर्चा पानी कमाना सभी को है ना। आज एक लेबर बोलेगा मैं 10,000 में खुश हूँ, आप 10,000 में रख लो मुझे। दूसरा लेबर बोलेगा नहीं नहीं आप 9,000 में रख लो मुझे, मैं 9,000 में भी खुश हूँ। तीसरा लेबर बोलेगा मैं 6,000 में खुश हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके 1,000 लेबर्स सर लोग। लेकिन वो तो एफिशिएंट लेबर को रखेगा ना। हाँ, मान के चलो हजारों एफिशिएंट लेबर्स है, हजारों एफिशिएंट लेबर्स है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जॉब सिर्फ 50। तो अब क्या होगा, लेबर्स लोग का वाट लग रहा है, फर्म का वाट नहीं लग रहा। तो इस केस में जो डिमांड एंड सप्लाई का जो इंटरेक्शन है उसके हिसाब से वेजेस कम में सेट होगा। ठीक है, बिकॉज 1,000 में 50 तो प्रोड्यूसर को ऐसे ही मिल जाएगा। तो जो सबसे कम में खुश है, सबसे कम में राजी है काम करने को, आ जाओ, तुम्हारे लिए सीट खाली है अंदर में। ठीक है, वहीं अगर सिनारियो चेंज हो जाता है, सिर्फ 50 लेबर है, समझो इस चीज को, सिर्फ 50 लेबर है और 1,000 कंपनी है, पकड़ लो 1,000 कंपनी, 1,000 कंपनी में एक एक सीट खाली है जॉब के लिए। तो हर एक कंपनी को लेबर चाहिए, है ना। तो हर एक कंपनी बेस्ट से बेस्ट फिर वेजेस देने को रेडी होगा। कंपनी ए बोलेगा मेरे यहाँ जा मैं 10,000 रुपया दूंगा, कंपनी बी बोलेगा मैं 15,000 रुपया दूंगा, तू मेरे पास आ जा। तो यहाँ पे लेबर्स लोग का चांदी चाहती है, यहाँ वेजेस बढ़ेगा। तो इस तरीके से डिटरमिन होता है फैक्टर इनकम इन दिस केस। समझ में आ गया? ठीक है, चलो वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग्स। प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है हाउस होल्ड को सेव करने में भी। ऐसा नहीं है बेटा कि हमेशा हाउस होल्ड जो है खर्चा ही करेगा। हाउस होल्ड के पास जो है हमेशा फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है कैपिटलिज्म में, हमेशा फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि या तो उसको कंजम्पशन करना है या तो उसको सेविंग करना है, क्या करना है उसको, हमेशा चॉइस होता है उसके पास। ठीक है, और जनरली देखा गया है कि हाउस होल्ड जो है वो सेव करेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर हो तो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हायर हो तो इन द कैपिटल मार्केट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हायर होता है कैपिटल मार्केट में, तभी लोग पैसा सेव करने का सोचेंगे, है कि नहीं। आज पकड़ लो एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में अगर 4% पर ईयर ही इंटरेस्ट मिल रहा है, आप 10,000 रुपए जमा करोगे, एक साल बाद आपको सिर्फ 10,400 रुपया ही मिलेगा, कोई फायदा नहीं है ना इसमें। पर वहीं अगर एफडी अपने को पकड़ लो 10% दे रहा है रिटर्न एक साल में, तो आप 10,000 रुपए जमा करोगे तो पकड़ लो एक साल में आपको 11,000 रुपया मिल जाएगा। इसमें कुछ फायदा लग रहा है अपने को। ठीक है, तो अपने ऑब्वियसली इस केस में सेव करने का सोचेंगे, इस केस में अपने सेव करने का नहीं सोचेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी जो प्राइस है ना, जो वैल्यू है पकड़ लो, वो भी डिटरमिन करता है कि सेविंग्स लोग कितना करेंगे। राइट, चलो आ जाओ। ओके, नेक्स्ट, ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे हमने देखा है कि प्राइस इज वेरी सेंसिटिव, प्राइस इज वेरी सेंसिटिव, छुई मुई ऐसे करके है ये। ठीक है, हल्का सा भी कुछ चेंज हो जाए इकोनॉमी में बेटा, प्राइस चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। सो प्राइस मैकेनिज्म क्या, फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आता है। ऐसा नहीं कि प्राइस रिजिड है कि नहीं, ये जो है ना तुम्हारा 50 का जो 80 हो गया है, अब सालों साल 80 रुपए रहेगा, नहीं, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
प्राइसेस चेंज फ्लेक्सिबली, ठीक है, ओके। तो हाँ, चेंजेस इन प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, सप्लाई कंडीशंस, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, सब कुछ जो है वो प्रोडक्ट एंड फैक्टर सर्विसेज के प्राइसेस में चेंज। तो इकोनॉमी क्या है? इट रिस्पॉन्ड्स टू वेरियस चेंजेस। एक समय था यार, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है देखो, एक समय था जब पकड़ लो एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, ये सब ऐसा बढ़िया बढ़िया मूवीज आता था हॉल में, सिनेमा हॉल्स में, तो दिन की 10-10 शोज होते थे बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में, दिन के 10-10 शो होते थे। प्राइसेस तो स्काई रॉकेटिंग होता था। अभी क्या है, गवर्नमेंट इतने महीने बाद 15 अक्टूबर को खोल दिया सिनेमा हॉल्स, अभी भी देखो लोग नहीं जा रहे हैं सिनेमा हॉल। अभी भी टेंशन है लोगों को कि इतना देर एक बंद जगह में रहेंगे, क्या पता कोरोना ना हो जाए। तो जहां 300-300, 400-400 रुपया पहुंच रहा था टिकट का दाम, अभी क्या हो रहा है, पीवीआर जो है ना, पीवीआर 1000 रुपए का वाउचर 600 रुपए में बेच रहा है। ऐसा दिन आ गया है कि पीवीआर सिनेमास जो है वो बोल रहा है कि आप लोग 1000 रुपए का टिकट कभी भी खरीद लेना, अभी आप लोग इसका वाउचर खरीद लो हमारे से सिर्फ 600 रुपया देके। मतलब 600 रुपया दो और 1000 रुपया तक का मूवीज आराम से देखो। ऐसा दिन आ गया। सोचो कितना फ्लेक्सिबल है ये प्राइसेस एंड ऑल, सोचो, जस्ट इमेजिन, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, ऑल अबाउट इट। प्राइसेस कुछ नहीं होता है, अरे सप्लाई, अगर डिमांड नहीं होगा ना तुमको फ्री में देगा वो, क्योंकि डिमांड होता है, क्योंकि लोग चाव क्रिएट करते हैं ना, इसीलिए बेटा प्राइसेस होता है, ठीक है। आ जाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट अपने 10 मिनट और लगेगा बच्चों, खत्म करते दूसरा टॉपिक भी, कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्मूथली काम करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल मेरे को बता दो क्या ये टॉपिक क्लियर था? यस लिख दो इट्स क्लियर फटाफट। अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट यस लिख दो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, चलो ओके गाइस। नेक्स्ट अपने बात करते कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय द प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस एग्जिस्ट करना चाहिए इकोनॉमी में ताकि ये स्मूथली काम कर पाए, देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेरेंस होना चाहिए, डिमांड जो है वो लोगों का जरूरत दिखाना चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादा डिमांड है इसका मतलब लोग ज्यादा नीड कर रहे हैं उस चीज का, कम डिमांड है मतलब लोग कम नीड कर रहे हैं उसका। और डिमांड को भापना आना चाहिए बाय द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का एक इंट्यूटिव स्किल होना चाहिए कि उन लोगों ने उन लोगों को समझ में आना चाहिए ये चीज पहले से ही कि हाँ मेरे गुड का इतना डिमांड है। पकड़ लो कोई गुड को वो 10,000 पीस बना दिया और लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, 10,000 पीस बना के बैठा है और सिर्फ 5-6 ही बिका है उसका यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, वो बिना डिमांड को भापे, बिना डिमांड को एग्जामिन किए 10,000 यूनिट्स ऐसी बना दिया, ओवर प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए, राइट। There should be mobility of resources. Resources can be moved from here to there in a short span of time, and some non-economic conditions also needs to be fulfilled. ठीक है, आज चलो देखो फटाफट। Existence of competition होना चाहिए, this is the most important condition अगर प्राइस मैकेनिज्म को वर्क करना है। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन किनके बीच में होना चाहिए, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कंपटीशन होना चाहिए। ये तो प्राइस का डिमांड सप्लाई से उतार चढ़ाव तो होएगा ही नहीं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर देयर और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है
कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता प्राइस को। आज पकड़ लो इंडिया में अगर जियो का मोनोपोली हो जाए टेलीकॉम सेक्टर में, एयरटेल हट जाए, वोडाफोन, बीएसएनएल सब हट जाए, सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सिर्फ जियो ही रहे अगर, तो एक ही प्रोड्यूसर रहेगा, आराम से वो कंट्रोल कर सकता है अपने प्राइस को, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं। डेटा को 1000 रुपया जहां मैं 300 रुपया में बेच रहा था डेटा को हर महीने, अब मैं 1000 रुपया कर दूंगा, ये चक्कर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस मैकेनिज्म वर्क ही नहीं हो पाएगा, 1000 रुपया फिक्स हो जाएगा, है ना। तो प्राइस मैकेनिज्म हमेशा वर्क करेगा जब बहुत सारा कॉम्पिटिशन, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, और कोई भी प्रोड्यूसर जो है मालिक बन के नहीं बैठा है, वो प्राइस सेट नहीं कर सकता, उसको प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। An individual producer has to adapt himself to price changes. आज क्या है पकड़ लो, जियो अगर 500 रुपया प्रति माह में 100 GB बेच रहा है, और एयरटेल पकड़ लो पहले से ही 800 रुपए में अगर 100 GB बेच रहा था, तो एयरटेल को अब अडाप्ट करना पड़ेगा, वो अब 800 रख नहीं सकता है, उसको भी 500 या 500 के आसपास अपने प्राइसेस को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन प्राइस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेरेंस होगा, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, प्राइस मैकेनिज्म शुड बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रीली। गवर्नमेंट किन किन तरीकों से इंटरफेरेंस कर सकता है, आपने देखे थे चैप्टर में, इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, राशनिंग हो गया, लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया, कोटास हो गया। डिमांड शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स, कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं कुछ क्वांटिटीज का, कुछ कमोडिटीज का, तो वो दर्शाएगा कि जी हाँ उनको उसका दरकार है, नहीं दरकार होगा तो नहीं खरीदेंगे वो, है ना। तो डिमांड रिफ्लेक्ट्स द नीड्स, डिमांड शुड परफेक्टली रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ द पीपल, नहीं तो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन हमेशा गाइडेड होता है बाय डिमांड। जैसे मैं बताया आपको 10,000 यूनिट्स बना लेगा, अगर बिना चीजों को जाने प्रोड्यूसर 10,000 यूनिट्स बना लेगा, उसका सिर्फ 5-6 यूनिट ही बिका है, इसका मतलब उसके गुड का कभी डिमांड था ही नहीं, ठीक है। आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्या है, correct anticipation of demand. Yes, this is again a very important point from the producer side. उसको एग्जामिन करना आना चाहिए, प्रोड्यूसर को अंदाजा लगाना आना चाहिए, there might be some error, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोड्यूसर को अंदाजा लगाना आना चाहिए कि उसके गुड का डिमांड कितना हो सकता है, ठीक है। इसके लिए ये अपने देखे थे ना स्टैटिस्टिक्स में, कि इसके लिए वो सेंसस या सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकता है, ठीक है, कि जांच कर पाए कि हाँ वहां चलेगा कि नहीं। आज पकड़ लो कोई पुअर एरिया है, कोई छोटा सा गांव है, वहां तो स्टारबक्स नहीं खुल सकता है ना, बिकॉज स्टारबक्स को पता है अगर वहां पे स्टारबक्स खोल दिया तो 1 महीने में ही दुकान बंद करना, बिकॉज वहां डिमांड नहीं है उसके गुड्स का। तो अब स्टारबक्स खोल लो, 10 लाख रुपए लगा लो स्टारबक्स खोलने में वहां पे, और आपका 100 रुपए का सामान नहीं बिक रहा है। तो देयर शुड बी करेक्ट एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, नहीं तो क्या होगा ना, there is a possibility of overproduction or underproduction. आज आप अंडर प्रोडक्शन भी हो सकते हैं ना, आज आप 100 यूनिट्स बनाए कोई सामान का, और डिमांड तो भयंकर हो गया, डिमांड 1 लाख यूनिट्स का हो रहा है, पर आपका कैपेसिटी ही नहीं है इतना कि आप इसके ज्यादा आगे बढ़, तो यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्राइस मैकेनिज्म को सही तरीके से काम करना है तो रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रीमली मोबाइल, मतलब रिसोर्सेज को अपने इस प्रोडक्शन से उस प्रोडक्शन तक फटाफट शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी एक मान्यता है इसको। इट इज एसेंशियल दैट रिसोर्सेज शुड बी परफेक्टली मोबाइल, ताकि जो प्रोडक्शन है ना वो फटाफट बढ़ते या घटते डिमांड के साथ ताल्लुकात रखता है। लाइक पकड़ लो लोग पास्ता खाना बंद कर रहे हैं अब,
तो मैगी के पास, मैगी जो कंपनी है उसके पास ऐसा होना चाहिए सहूलियत कि वो फटाफट पास्ता से पकड़ लो नूडल्स में शिफ्ट हो जाए, या नूडल से पकड़ लो पास्ता में शिफ्ट हो जाए, उसके पास ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तभी जो अपने पढ़े थे ना फ्लेक्सिबिलिटी वाला फंक्शन, ये जो पढ़े थे फ्लेक्सिबिलिटी कि प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये चीज एंश्योर करेगा। तो मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है ये एंश्योर करता है फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कि हाँ मैगी अपने रिसोर्सेज को, अपने लेबर्स को, अपने फैक्ट्री को फटाफट पकड़ लो नूडल से पास्ता में शिफ्ट कर दिया, या पास्ता मेकिंग से नूडल मेकिंग में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। चलो लास्ट अपने आते हैं नॉन इकोनॉमिक कंडीशन। हर कंडीशन तो पैसे के रिलेशन में नहीं हो सकता ना, कुछ कुछ अलग कंडीशंस भी होता है जिसके थ्रू प्राइस मैकेनिज्म सही तरीके से काम कर सकता है। एक हो गया लीगल सिस्टम। अगर कंपनीज को, प्रोड्यूसर्स को टेंशन ही नहीं है कोई भी चीज का, लूटपाट में उतर आए उन लोग एकदम, उन लोग को सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं है, कोई कोर्ट का डर नहीं है, अगर कोई लीगल बैटल का डर नहीं है तो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं उन लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सर्टेन नॉन इकोनॉमिक कंडीशन शुड आल्सो बी फुलफिल्ड फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। ये सब फुलफिल होना चाहिए। लाइक देयर शुड बी अ डेवलप्ड लीगल सिस्टम, ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का भी तैनाती होना चाहिए, राइट। तो ये सबसे क्या एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल बना है। ये तो क्या होगा, जियो अंबानी जी भारतीय एयरटेल को मरवा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर अगर नहीं होगा तो जियो पकड़ लो किसी को सुपारी दे देगा कि जा एयरटेल का जो मेन जो मालिक है उसको जाके गोली मार दे, बस खत्म सब चीज, प्राइस मैकेनिज्म तो फेल हो जाएगा फिर, है ना। सबको क्लियर है ये चीज? आज यहीं तक करते हैं अपने बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अच्छा लगा क्लास करा के और मे बी आप लोग को करके। नेक्स्ट अपने मिलेंगे अपने प्राइस मैकेनिज्म दैट इज कैपिटलिज्म को पूरा खत्म कर देंगे सेकंड क्लास में। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।